So hello everyone, welcome to OPPD, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ और आपका पीएफ एग्ज़ाम। सो आज की वीडियो में हम कुछ पढ़ने वाले, पहले ही बता दूं, नथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, बट कुछ ऐसी बातों की हम चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे जिनके बारे में यू मस्ट नो और जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो ये वीडियो को प्लीज़ आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर तो करो। और कोई डाउट हो ना तो ऑलरेडी नंबर आपको बता रखा है मैंने, नंबर क्या है 7837773651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, अब देखो जरा, हमेशा जब भी किसी बड़े एग्जाम की, जैसे ये आपका यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, ठीक है, यूपीएससी पीएफ 2022 में 210 सिलेक्शन थी हमारी। इसी कारण थी क्योंकि हमारे पास एक खास स्ट्रेटजी होती है ऐसे इतने बड़े लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वो क्या है जानिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ 2022 की बात करें तो 210 सिलेक्शन थी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है इसको एक अटैम्प्ट में क्लियर करना। बच्चों को लगता है कि इतना बड़ा एग्जाम है, मल्टीपल अटैम्प्ट्स में होगा, नहीं, सिंगल अटैम्प्ट में इसको क्वालिफाई अच्छे से किया जा सकता है। बट आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर वो गुर होना चाहिए और आपके अंदर वो एक आग होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं एक फायर अलार्म, कि हाँ आई हैव टू डू, आई विल डू इट, दैट्स इट। बट याद रखो, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने हमेशा इस एंगल को लेके चलना है। ठीक है, और ये 210 सिलेक्शंस अभी रुकी नहीं है, अभी और भी हैं। हो सकता है नेक्स्ट इसके अंदर आपकी फोटोग्राफ हो, बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने का माध्यम सिंपल सा, जो नंबर दे उस पर कॉल करो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट इनरोल हो जाइए। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं जो मेरे पास सिलेबस आता है आपके एप्टीट्यूड का, ठीक है, मैं एप्टीट्यूड की थोड़ी सी बात करूंगा, फिर हम जनरल एग्जाम के कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि जनरल एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे खास बेसिकली बात करनी है। ठीक है, देखो, एरिया हो गया आपका, यानी मेंसुरेशन की बात होगी है, एरिया प्लस वॉल्यूम बोल लो इसको आप। ठीक है, ठीक है, आपका मेंसुरेशन हो गया। आपके बेसिकली सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन हो गए, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे इस एरिया प्लस वॉल्यूम के चैप्टर में कंटेन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है कि एक एक जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर क्या करोगे। ठीक है, एरिया प्लस वॉल्यूम हो गया। उसके बाद एवरेज, देखो एवरेज के बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे शॉर्टकट हैं। आपको डीआई में भी एवरेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर किसी और एग्जाम की बात करें। बेसिकली यहाँ पे तो मुझे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एवरेज एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। एवरेज स्पीड पूछा जा सकता है कुछ भी, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी एवरेज आती है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ में लगा लो सिंपल इंटरेस्ट। इसका क्वेश्चन हर बार मैं आपको करवाता हूँ जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज कुछ नहीं पता होता किस लेवल का क्वेश्चन कहाँ पे, किस एग्जाम में कहाँ पे आ जाए आपको, तो कहीं पे भी हम छोड़ते नहीं हैं। देखो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपका हल्का सा अगर हम नंबर सिस्टम भी पढ़ो ना तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ के साथ नंबर सिस्टम का भी सिग्निफिकेंस बराबर बैठता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपके पार्टनरशिप। ये बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंडर आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंडर आता है पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट परसेंटेज, परसेंटेज आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट है। पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, जो आप कह सकते हैं इसको, आपका पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। कभी भी इस चैप्टर को पहले मत करो, कभी भी पाइप एंड सिस्टम्स को पहले नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइम एंड वर्क करना है। तो आपका 90% का पाइप एंड सिस्टम का खत्म हो जाएगा। जब आप टाइम एंड वर्क को कर लेंगे ना अच्छे से, तो 90% पाइप एंड सिस्टम आपका वहीं खत्म हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो रही है, जिस यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है, प्रॉब्लम हो नंबर्स, आपके अर्थमेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं,
उन क्वेश्चंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। मैंने वैसे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में लगाना था, बट यहाँ पे क्या है, ये क्या है मेरे पास, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ही लगाता हूँ, बट अब क्या है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के ऊपर अलग से एक टॉपिक तैयार कर दिया गया जहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बात होगी, रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत सारी है। अगर मैं बेसिकली बात करूँ ना, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन वेरिएशन बहुत सारी है। जैसे अभी मैंने बात की रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गए मेरे पास। उसके बाद क्या हो गया मेरे पास कोई ट्रेन चल रही है, कोई पर्सन भाग रहे हैं, वो भी रिलेटिव वेलोसिटी के अंडर आ गया। कोई ट्री है, उसको ट्रेन ने क्रॉस किया इतनी स्पीड से इतने सेकंड में, तो बताना लेंथ। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक स्टेशन पे आप गए हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, इतने टाइम में प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, इतने टाइम में ट्रेन को क्रॉस किया, तो वो सारे क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे आपके प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में ही। नेक्स्ट है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको दिख नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक यूनिक चैप्टर है, समझ आई बात, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी बहुत सारी है, वैरायटी बहुत सारी प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। सेम सेलिंग प्राइस वाला आ गया, सेम कॉस्ट प्राइस वाला आ गया आपके पास, डिफरेंट आ गया, कोई सीपीवी बेच रहा है, कोई एसपी बेच रहा है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिलेंगे। आप हमारे पिछले सेशंस उठा के देखेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो सेशंस है वो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको देख के उनसे मिले जुले क्वेश्चन ही हैं तकरीबन, ठीक है। जो हमें लगा कि रिलेटिव हो सकता है क्वेश्चन, तो हमने वो आपको करवाने की कोशिश की है पूरा। नेक्स्ट देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है यहाँ पे। देन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एक अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे आपके पास क्या 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक आपके बोर्ड मास वाला होता है, ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी हो सकता है, यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। देखो स्क्वायर रूट क्यूब रूट का तो सिंपल फॉर्मूले भी होते हैं, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालते कैसे। अप्रोक्सीमेटली भी कई बार लगाना पड़ सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ ना अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की प्रॉपर्टी ही यूज होती है यहाँ पे, समझा की बात। नेक्स्ट क्या, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके साथ आप बोट्स एंड स्टीम भी जोड़ सकते हैं, बोट्स एंड स्टीम। ये वो सिलेबस है जो बताया गया कि हाँ एप्टीट्यूड में ये पोर्शन हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, हो गया। टाइम एंड वर्क ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ पहले। लास्ट में क्या आ गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वही मेंसुरेशन, क्लियर। अब मुझे उन चीज़ों को समझना है जो इम्प्लीमेंट मुझे करनी है बेसिकली। जिन चीज़ों को मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, वो हिडन है, वो क्या है देखते हैं, ठीक है। चलो अब उन चीज़ों को डिस्कशन करते हैं जो हिडन है और मुझे इनको करना है अच्छे से। चलिए देखो ज़रा, अब जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और क्वांट का मैं बात करूँ ना, तो आपके पास 13 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, कम ही आते हैं, समझा की बात, इतने ही आएंगे, इससे कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल से आए तो, ठीक है। चलो थोड़ा मॉडरेट लेवल की रही थी पिछली बार आपकी। अब सबसे पहले देखो नो योर सिलेबस। मैंने सबसे पहले जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने सिलेबस से डिस्कशन किया, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो मैं एप्टीट्यूड की चर्चा करूँगा। बट जब भी आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करें, जो भी आपके वो सब्जेक्ट्स है ना, उनके सिलेबस को अच्छे से जान लें। समझाई बात, उनके सिलेबस को अच्छे से जान लें, क्योंकि जब आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा ना, आप तैयारी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। फिर आप ढूंढेंगे, कई बार क्या होता है, जब मेरे को सिलेबस नहीं पता, मुझे अच्छे से पता है एप्टीट्यूड आना है। अब एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं गो थ्रू करूँगा पूरे सिलेबस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर भी लिख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये शायद आगे ना होगा, बट यहीं पे बता रहा हूँ मैं कि प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में। नॉट इवन दिस, कोई भी एग्जाम आपका छोटे से छोटा या यूपीएससी बड़े से बड़ा एग्जाम है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की रहती है। खासकर प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या ढूंढने आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए जो ज़्यादा आ रहे हैं। अब एप्टीट्यूड में मैंने इतना सारा बता दिया कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आता नहीं, हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। परसेंटेज से आ सकता है, प्रॉफिट लॉस से आ सकता है, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से आता है, अप्रोक्सीमेशन से आ सकता है। कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, स्टिल हमें पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि दिया हुआ है।
तो ऐसा ना हो कि कल को आ जाए और हमारी तैयारी ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपने सिलेबस को जानिए कि आपका सिलेबस क्या है पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। फिर उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा स्टूडेंट्स कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या, प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस। अब देखो, अब होता क्या अक्सर, अब देखो आपका ज़्यादा बार तो एग्जाम हुआ नहीं कि बहुत ज़्यादा बार हुआ, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि नए क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? आप दूसरे एग्जाम को थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, जैसे मिलता जुलता हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको वहाँ से ट्रेंड का पता चलेगा, आप थोड़ी सी सिमिलरिटी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, उनके जितने क्वेश्चन मिलते हैं ना, कर डालो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, न्यू क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। आपने न्यू क्वेश्चनों को ट्राई करना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप न्यू क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करोगे ना कहीं वो झिझक रहती है कि नहीं होंगे। क्योंकि अगर नए लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगे ना, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा कि नहीं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कर लिए और नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी एग्जाम को करें, नए क्वेश्चनों को ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर उसमें से पेपर आ गया तो फिर बहुत खुशी की बात है, आप वहीं पे आपका थोड़ा सा आनंदमय हो जाएगा माहौल, है ना, वहीं पे आपका थोड़ा सा, ठीक है, वहीं पे थोड़ा सा आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मॉडरेटेड सोल्यूशन। अब देखो आपने जब मैं देखो हमारे जो भी टीचर्स हैं, जो भी हम EPFO के सेशंस लेके आ रहे हैं आपके लिए, या मैं जैसे अगर एप्टीट्यूड की बात करूं, जब मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूं, क्या मेरे सोल्यूशन में किसी में ABCD XYZ यूज़ हो रहा है? बहुत रेयर है कि इक्वेशन यूज़ हो रही हो, बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ मॉडरेटेड सोल्यूशंस ही पेपर में करने हैं। मॉडरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, शॉर्टकट। मुझे शॉर्टकट ही करने हैं पेपर में, दैट्स इट। अब शॉर्टकट क्यों करने हैं, शॉर्टकट करूंगा तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, टाइम सेव। ठीक है, मेरा होगा इसमें टाइम सेव, टाइम ही तो सेव करना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मुझे टाइम ही सेव करना है एग्जाम में सबसे ज़्यादा, बिकॉज ये क्रूशियल पॉइंट है कि अगर टाइम सेव हो गया तो बात बन जाएगी, रिवीजन के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने थोड़ी सी देखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फटाफट। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा कि मॉडरेटेड सोल्यूशन क्यों चाहिए, शॉर्टकट चाहिए और हमारा टाइम सेव करना बेसिकली हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखो बी पॉजिटिव थ्रू आउट। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, खासकर इतने बड़े UPSC के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, कि इंटेंट दिखाना बहुत जरूरी है। एक इंटेंट का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एग्जाम के बारे में, आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए बेसिकली, आपको बेसिकली एक स्ट्रेटजी चाहिए ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि गए और दे दिया एग्ज़ाम हो गया, नहीं, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। भाई पहले मुझे ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है, और अपना प्लान बी हमेशा तैयार रखो। प्लान बी क्या होता है कि अगर आपके पास 10-12 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका कोई वीक भी है ना सब्जेक्ट, उसमें से क्या करो, पॉजिटिव थोड़े से निकालो कि जो जो इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे सपोज किसी का क्वांट या रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स वो है मतलब वीक हैं, सपोज करो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस उसका या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट उसका थोड़ा सा कम मात्रा उसको नहीं आता, बट उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनके लॉजिक तो समझ सकते हो। वही चीज़ सब में चलेगी, वही चीज़ थ्रू आउट सब में चलेगी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिकल वे में चलिए तो आप अच्छे से इन एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, बहुत ब्रिलियंट तरीके से। मैं भी बता रहा हूँ आपको, समझा ही बात। नेक्स्ट देखो, अवॉइड ओवर टेम्पटेशन। अब ये बात आ गई एग्जाम की, आपको कभी भी ओवर अटेम्प्टेशन नहीं करनी। कभी मत सोचो पिछला एग्जाम ये हुआ था, पिछले एग्जाम में इतनी कट ऑफ थी, ये मतलब मेरे को ना बेवकूफ़ी वाला काम लगेगा अगर आप करोगे। पिछला एग्जाम हो गया, कल का दिन कैसा था मुझे पता है, बट आने वाला दिन मुझे नहीं पता। अगर मैं मेहनत करूंगा तो आने वाला दिन मेरा अच्छा है। वही वाली बात है, ओवर अटेम्प्ट कभी मत करो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मैक्सिमम बच्चों को आउट कर देती है। समझा की बात। तो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो जिनका कुछ अल्लाह पल्ला आपको पता ही नहीं है। ठीक है, क्वालिटी,
हम जब भी यहाँ पे कोर्स शुरू करते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं, बच्चों को सबसे पहले ही कहते हैं हमेशा गलत क्वेश्चन करना छोड़ दो, उस क्वेश्चन को अवॉइड करो, छोड़ दो, कॉर्नर पे जाने दो, कन्नी काटने दो उस क्वेश्चन को, बट आप उसको मत छेड़ो। एग्जामिनर देता है ऐसे क्वेश्चन, लगता है अरे यही आंसर होगा, लग तो रहा है यही हो सकता है, इसके सिवा तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता, और वही आंसर नहीं होता, वही आपका काम खराब करेगा। ओवर टेम्पटेशन नहीं करनी। क्लियर? होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखो, डोंट जज पेपर बाय प्रीवियस एग्जाम। देखो जब भी आप एग्जाम की तैयारी करो ना, देखो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है वो आपको ये बता रहा है कि हाँ ऐसा पेपर आया था, इसे मिलता जुलता आ सकता है, बट तैयारी हमेशा उसके ऊपर की करनी है। अगर कभी मुझे रेस में दौड़ना 5 किलोमीटर की रेस है तो मुझे 7 या 8 किलोमीटर की तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से कभी भी जज मत करो अब के पेपर को। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए ना, तो उस पेपर को कभी जज मत करो पिछले पेपर से कि यार वहाँ ये पूछा था, क्योंकि उस टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट होगी दिमाग में। तो कभी भी ये काम मत करना, पहले बता रहा हूँ, कभी भी ये काम आपने नहीं करना है स्टूडेंट्स। क्लियर? डोंट थिंक अबाउट कट ऑफ। शुरू में बताया था मैंने कि जब भी एग्जाम दो ना, ये बेसिकली वो बातें हैं जब एग्जाम आप दे रहे हो या एग्जाम से 2-3 दिन पहले किए, बट अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब आप नॉर्मल किसी पेपर को भी देखोगे ना, उसमें भी यही रहता है। कभी भी कट ऑफ की तरह मत सोचो पिछली कट ऑफ क्या गई थी, देख लो कि हाँ ये पता होना चाहिए भाई ये 100 नंबर का पेपर था, तो भैया 60-70 कितनी कट ऑफ थी। बट हमेशा अगर आप यही चीज़ दिमाग में रखोगे ना, तो वो कहना कि एग्जाम में फायर बैक करेगी, इन द सेंस आप उसी के आसपास का क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। एग्जाम आ गया मुश्किल, कट ऑफ जाने नहीं 50, आप क्वेश्चन कर रहे हो 70, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। और 70 में नेगेटिव मार्किंग होगी या गलत होंगे क्वेश्चन, तो फिर काम खराब आपका। तो कट ऑफ के बारे में कभी भी आपने नहीं सोचना है, ठीक है। तो यूपीएससी ईपीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे स्टूडेंट्स, इसमें वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स मिलेंगे, इसमें टेस्ट सीरीज मिलने वाले, डाउट सेशंस मिलेंगे और फिर मेंटरशिप मिलेगी। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। थैंक यू।